माधवपुर गांव में गरीब मजदूर जगमोहन रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सोमा और बेटी रेनू रहते थे। जगमोहन लोगों के घरों में पुताई का काम किया करता था, लेकिन ये काम उसे कभी कभार ही मिल पाता था। महीने में 10 दिन ही उसे काम मिलता और 20 दिन वो खाली रहता था, जिससे उसके घर का मुश्किल से गुजारा चल पाता था। सीमा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कब तक चलेगा? इतने कम पैसों में हम कैसे अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा पाएंगे? काश कि अपनी कोई लॉटरी लग जाती। आप ठीक कहते हो जी। अच्छा हाँ, याद आया, वो अपनी पड़ोसन है ना शांति, वो बता रही थी कि बेलापुर गांव में उसके भाई की दुकान है, जहां पर काम के लिए उन्हें एक आदमी की आवश्यकता है, लेकिन वो गांव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। हाँ तो क्या हुआ? वो पहाड़ देख रही हो, वही चढ़कर जाना है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैं वो भी करूंगा। तुम उससे बात करो, मैं कल ही चला जाऊंगा। अगले दिन सोमा अपनी पड़ोसन से इस बारे में बात करती है। फिर जगमोहन वहां काम पर चला जाता है। कुछ महीने जगमोहन को वहां काम करते हो गए। अब उनके हालात पहले से सुधरने लगे थे, लेकिन तभी एक बुरी खबर आई। उस दुकान के मालिक का निधन हो जाता है और वो दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ दिन तक तो जैसे तैसे बचे हुए पैसों से उनका गुजारा चल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक रोज सोमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार सब्जी, कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? सोमा, तू रेनू के लिए कुछ देख, है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सोमा, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं। अपने पति की बेबसी पर सोमा को बहुत तरस आता है। 2 दिन तक घर में सब भूखे रहते हैं। तीसरे दिन सोमा की नजर अपनी झोपड़ी के सामने बने मिट्टी के पहाड़ पर जाती है। उसे देख सोमा को एक ख्याल आता है। वो जाकर वहां से कुछ मिट्टी ले आती है। सोमा मिट्टी में पानी और नमक मिलाकर उसकी गोल गोल लोई बनाकर तैयार कर लेती है। फिर दोनों हाथों से थपेड़े देकर गोल सी रोटी बनाकर उसे तवे पर डाल देती है। कुछ ही देर में वो रोटी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद सोमा रेनू को वो रोटी देती है और कहती है, ये ले बेटी, अपनी इस लाचार माँ को माफ कर देना। आज मिट्टी की रोटी खाकर ही अपनी भूख को शांत करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो क्या हुआ माँ, भगवान कृष्ण भी तो मिट्टी खाते थे और मेरे मास्टर जी कहते हैं कि अफ्रीका में हेती नाम का एक गांव है जहां के लोग मिट्टी की रोटी बनाकर खाते हैं और उसी के सहारे जीवित रहते हैं। बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमा, ये तो लाजवाब है। की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। जी, ये जगमोहन जी का घर है। जी हाँ। तभी जगमोहन आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी, उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये, हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जगमोहन, सोमा और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। अब वो अपना बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं, जिसमें जरूरत की हर सुविधा होती है। साथ ही जगमोहन अपनी खुद की दुकान खोल लेता है, जिससे गांव के लोगों को सामान के लिए दूर दूर न जाना पड़े। गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है। मुंबई शहर में 8 साल की कनु अपनी मां वैशाली और पिता सुधीर के साथ रहती थी। सुधीर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जबकि वैशाली हाउसवाइफ थी। शुरू से ही शहर में रहने के कारण वो तीनों जंक फूड को बहुत पसंद करते थे और संडे के दिन नाश्ते की शुरुआत ही उनके नूडल्स से होती थी। एक बार सुधीर को कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के काम के लिए जयपुर जाना पड़ जाता है। जैसे ये बात वैशाली की बुआ को पता चलती है तो वो कहती है, हे राम, फिर तो तू इतने बड़े शहर में छोटी बच्ची के साथ अकेले कैसे रहेगी? मैं एक काम करती हूँ, कुछ रोज वहीं तेरे साथ रहने आ जाती हूँ। जैसे ही दामाद जी आ जाएंगे तब मैं भी सुकून से वापस गांव लौट आऊंगी।
नहीं नहीं बुआ जी, आप परेशान मत होइए, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी सुधीर फोन छीन कर कहता है, बुआ जी प्रणाम। आप कुछ दिन यहाँ आकर रह सकती हैं। अगर आप इनके साथ रहेंगी तो मैं भी बेफिक्र होकर जयपुर जा सकता हूँ। मैं आपकी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। वैशाली और कनू आपको लेने स्टेशन पहुंच जाएंगी। इतना कहकर सुधीर फोन काट देता है। क्या जरूरत थी उनको यहाँ बुलाने की? अच्छा है ना, तुम दोनों को कंपनी मिल जाएगी और मैं भी बेफिक्र होकर काम पर जा पाऊंगा। मम्मी, आपकी बुआ आ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप ये बात सुनकर इतना सैड क्यों हो गई? बेटा, तुम जानती नहीं हो उन्हें। अभी जो तुम ये नूडल्स खा रही हो ना, ये भी बंद करवा देंगी तुम्हारे। आज जितना मर्जी खाने हैं खा लो। उनके सामने तो भूलकर भी इन सब चीजों का जिक्र भी मत करना। उन्हें ये सब जंक फूड एंड फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं माँ की आखिर बुआ नानी दिखती कैसी हैं। मैं तो बहुत छोटी रही होंगी ना जब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई होगी। हाँ बेटा, तू 3 साल की थी जब तू उनसे मिली थी। प्यार तो वो हम सबसे बहुत करती हैं, लेकिन वो खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें ये सब फास्ट फूड, बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना तो वो खुद खाती हैं और ना ही औरों को खाने देती है। जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगले दिन सुधीर जयपुर के लिए निकल जाता है तो वहीं वैशाली और कनू बुआ जी को लेने स्टेशन पहुंच जाती हैं। लगता है बुआ जी को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। वो देखो सामने कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स की दुकान है। ऐसा करती हूँ, तब तक मैं इन्हें ले आती हूँ। लेकिन तभी पीछे से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज आती है। क्यों बेटा, ये बाहर का खाना क्यों खाना है? थोड़ी देर सब्र कर, मैं तुझे घर चलकर देसी घी का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। बुआ जी लो, आ गई बुआ जी। मम्मी ठीक ही कह रही थी, बुआ जी तो जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाने दे रही। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो, जीती रहो। चलिए बुआ जी, अब घर चलते हैं। बाहर ऑटो वाला हमारे वेट कर रहा होगा। अरे ऑटो में क्यों, पैदल चलेंगे। इसी बहाने मुंबई दर्शन भी हो जाएंगे और हम सब की वो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे, हाँ, वॉकिंग शॉकिंग भी। वैशाली और कनू हाफते हाफते घर पहुंचते हैं, जबकि बुआ बिल्कुल भी नहीं थकी हुई होती। तुम लोग तो इतना सा चलकर ही कितना थक गए। रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बुआ जैसे ही किचन में जाती हैं तो उनकी नजर वहां रखे नमकीन, बिस्किट्स, नूडल्स के पैकेट पर जाती है और किचन में रखे उन सामानों पर छोटे छोटे कॉकरोच, मक्खियां देखकर तो वो हैरान ही रह जाती हैं। हे राम, ओहो, तो यही कारण है इन लोगों की कमजोरी का। ये लो पानी पियो। अब समझ आया तुम लोगों की कमजोरी के कारण। ये बाहर की चीजें खा खा कर ये तो मुझे घर कम और दिल्ली का चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है, जहां दुनिया भर के कॉकरोच, मक्खियां और छिपकलियां घूम रही हैं। अरे गांव में तो तुम्हें एक मक्खी मच्छर तक नहीं मिलेगा। अब इस घर की साफ सफाई और तुम सबकी सेहत का ध्यान मैं खुद रखूंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुआ दिन भर सबके खाने पर नजर रखती। घर में फास्ट फूड तो बिल्कुल आने ही नहीं देती, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। क्या बुआ जी, जब देखो तब ये साग सब्जी खिलाती रहती हो। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अब कुछ टेस्टी खाना है। हाँ बुआ जी, थोड़ा बहुत तो बाहर का खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। खाना तो यही मिलेगा, हरी भरी सब्जियां और कम मसालेदार। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे ही रहो, लेकिन तुम लोगों को ये बेकार का मैदा खाने नहीं दूंगी। बुआ जी के सादे और बेस्वाद खाने से परेशान कनू और वैशाली बाहर के तीखे और स्वादिष्ट फास्ट फूड को खाने के लिए तरस गए थे। एक दिन कनू जब स्कूल से घर आ रही होती है तो उसकी नजर एक ठेले पर जाती है, जिस पर चाइनीज पानी पूरी वाला लिखा हुआ होता है। उस ठेले को देख कनू के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो कोई नया पानी पूरी वाला लगता है। चलो, अपने मोहल्ले में कोई तो नया पानी पूरी वाला आया, जरा चक्कर देखती हूँ। भैया, पानी पूरी कैसे दी? आओ माओ चाओ, कौन सा वाला फ्लेवर खाएंगे? फ्लेवर? और वो भी पानी पूरी में? काला पानी मतलब काला खट्टा, लाल पानी मतलब लाल मीठा फ्लेवर, और ऑरेंज पानी मतलब खट्टा और मीठा मिक्स फ्लेवर, और ये डार्क ब्राउन मतलब फेमस चाइनीज फ्लेवर। आपको कौन सा दूं? ऐसा करो, एक एक पानी पूरी सभी फ्लेवर में चखा दो। चाइनीज पानी पूरी वाला कनू को सारे फ्लेवर टेस्ट करवाता है। कनू को पानी पूरी इतनी पसंद आती है कि वो चटकारे मार मार कर स्वाद ले लेकर सारे फ्लेवर में पानी पूरी खाती है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब बस करती हूँ, घर जाकर बुआ जी की उबली हुई दाल भात भी तो खानी है। अगर नहीं खाया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा।
अच्छा बताओ तो चीनी भाई, कितने पैसे हुए? बो, लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अरे इसका मतलब कि ये फ्री है। आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आज के दिन ये सबके लिए फ्री है। अरे वाह, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कनू भागकर घर जाती है जहां उसकी बुआ ने उसके लिए उबली हुई दाल और भात बना रखा होता है, जिसे वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे आज कनू, तुम्हें क्या हो गया है? रोज तो तुम इस उबली हुई दाल के लिए मुंह सड़ाती हो। सीखो वैशाली तुम अपनी इस बेटी से। देखा, मेरे हाथों के उबले दाल भात इसे कितने पसंद आ रहे हैं। 2 दिन में ही उबली दाल खाना सीख गई। और एक तू है जो इतनी बड़ी होकर अभी तक नखरे करती है। तभी वहां सुधीर अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और बुआ के पैर छूता है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? ये ले बेटा, उबली हुई दाल और भात खा। अच्छा अब मैं चली आराम करने, तुम सब अपना खाना खत्म करके ही उठना। ये उबली दाल, तुम दोनों ये सब कैसे खा रहे हो? मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। मैं अभी अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर करता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो सुधीर? अगर बुआ को पता चला कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो हंगामा कर देगी। तुम तो जानते ही हो उन्हें। कनू, तुझे कैसे ये उबली दाल भात पसंद आ रहा है? पहले तो तू बड़ा मुंह बनाकर खाती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? इसके बाद कनू उनको सारी बात बताती है। सच कहूं मम्मी पापा, तो इतने स्वादिष्ट पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। अगर आप भी खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। पर ये चाइनीज पानीपुरी वाला अपना ठेला लगाता कहाँ है? यही अपने मोहल्ले का जो नुक्कड़ है ना, वहीं। चलो न जी, कई दिन हो गया कुछ तीखा और कुछ अच्छा खाए हुए। बुआ जी को सोता देख वो तीनों पानीपुरी वाले के पास पहुंच जाते हैं। बड़ी तारीफें कर रही थी हमारी बेटी तुम्हारी, जरा हमें भी तो चखाओ। सर जी, कौन सा फ्लेवर खाएंगे आप? मुझे काला खट्टा। और मुझे वो ऑरेंज, मतलब खट्टा मीठा मिक्स फ्लेवर। वो जैसे ही उसका स्वाद चखते हैं तो खुश हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। अब तो मैं हमेशा पानीपुरी खाने यही आऊंगी। क्या स्वाद है, अमेजिंग। जी मैडम, और सस्ती भी। 10 रुपए में 5 पानीपुरी। मुझे तो 2 प्लेट और लगा दो। मैं तो 2 प्लेट और खाऊंगा भाई। वो तीनों उस पानीपुरी वाले के दीवाने हो जाते हैं। वो सभी अपने दोस्तों को जाकर उसके बारे में बताते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। इसके बाद वो पानीपुरी वाला यानी कि चेंग अपनी रेडी पर बैनर लगा देता है और उस पर लिख देता है 10 रुपए में 3 स्वादिष्ट पानीपुरी। उसी शाम बुआ जी जब मंदिर गई होती हैं तो वैशाली और कनू बुआ से छुपते छुपाते वहां पहुंचते हैं। ओ गॉड, अब इसने 10 रुपए की 3 पानीपुरी कर दी। खैर स्वाद भी तो कितना है इसकी पानीपुरी में। वो दोनों पानीपुरी खाकर लौट ही रहे होते हैं कि तभी कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे आजकल तो एक भी कॉकरोच, चूहे और छिपकलियां नहीं दिखते मेरे घर पर। ना जाने सब कहाँ चले गए। बिल्कुल सही कहा बहन, कुछ दिन से मुझे भी अपने घर में कुछ नहीं दिख रहा। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है कि वो गायब हो गए। अरे क्या खाक अच्छा है, मुझे मेरी शेरी के लिए एक भी चूहा नहीं मिल रहा। बेचारी मेरी बिल्ली रोज चूहे और कॉकरोच की ताक में बैठी रहती है, लेकिन उसके हाथ ही नहीं लगता कुछ। बात तो सही है, आजकल मेरे घर पर भी ये सब नहीं दिखते। हाँ, बुआ इतनी साफ सफाई जो रखती हैं शायद इसलिए। सामने से बुआ मंदिर से घर आ रही होती है। अरे वैशाली बेटा, तूने देखा उस नुक्कड़ पर जो पानीपुरी वाला लगा है, उसके पास कितनी भीड़ है। बाप रे, लोग तो जैसे पागल हुए पड़े हैं उसकी पानीपुरी के लिए। कहीं मेरे पीछे तुम वहां तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं नहीं बुआ जी, कैसी बातें कर रही हो, मैं तो वॉक करने गई थी। ये सब खाकर मुझे मोटा थोड़े होना है। चलो बुआ जी अब घर चलो। हाँ हाँ चलो, अब पढ़ाई भी तो करनी है। रात को बुआ खाना खाकर टहलने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि वो चाइनीज पानीपुरी वाला चूहेदानी, चमगादड़ पकड़ने के लिए नेट, साथ में कॉकरोच और लिजर्ड रैपिड भी लाया हुआ होता है। और फिर कुछ देर बाद उनको पकड़कर वहां से चला जाता है। ये पानीपुरी वाले को आखिर इन सब कीड़े मकोड़ों को पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर दाल में कुछ काला है। अभी इसका पीछा करके पता लगाती हूँ। वो पानीपुरी वाले का पीछा करती है और देखती है कि वो सभी जानवरों को एक एक कर ओखली में कूट कर उनका कीमा बनाकर पानीपुरी का पानी तैयार कर लेता है। मैं हूँ चेंग चाइनीज पानीपुरी वाला। ये पागल लोग कॉकरोच के पानी को काला खट्टा, छिपकली के पानी को लाल पानी और चमगादड़ के पानी को खट्टा मीठा पानी समझकर चटकारे ले लेकर खाते हैं। हे भगवान, तो ये राज है इसके ठेले पर लगने वाली भीड़ का। ना जाने ये इंसान कितना गिरेगा। उधर जब बुआ घर पहुंचती है तो वैशाली, कनू और सुधीर तीनों ही पेट पकड़े हुए बैठे होते हैं। बुआ जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं।
इन तीनों को ही पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि 2-4 दिन इन्हें घर का ही खाना देना। लेकिन ये सब तो घर का बना हुआ सादा खाना ही खाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। बुआ जी, हमने चाइनीज पानीपुरी वाले की पानीपुरी रोज आपसे छुप छुप कर खाई है, हमें माफ कर दो। इसके बाद बुआ जी उन सब के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाती है और उनकी खूब देखभाल करती है। अगले दिन रात को चेंग फिर से जानवर पकड़ने जाता है, लेकिन तभी बुआ जी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लेती हैं और चेंग की सच्चाई सबको बता देती हैं। फिर पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी बुआ जी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो बुआ जी, आपने तो हमारा भला ही चाहा, लेकिन हमसे ही गलती हो गई। गलती मेरी भी है जो मैंने तुम लोगों पर कुछ ज्यादा ही सख्ताई की। अगर थोड़ी ढील दे देती तो तुम्हें यूं छुप छुप कर पानीपुरी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो सभी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगले दिन बुआ जी अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पहुंच जाती हैं। मोहल्ले के सभी लोग उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आते हैं और हार पहनाकर और ढेरों गिफ्ट देकर उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें खुशी खुशी विदा कर देते हैं।